औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका टीचर हाफिज़ मुज़म्मिल कवी, और लास्ट लेक्चर के अंदर आप लोगों को याद होगा कि हम थर्मोडाइनमिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो था उसको कंप्लीट कर चुके हैं। टॉपिक हमारे पास था प्रेशर ऑफ गैस का रिलेशन ड्राइव करना। ठीक है, आज हम जो काम करेंगे वो हम करेंगे, आपके पास बुक में इस टॉपिक का नाम है इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, और पेपर में ये सवाल किस तरह से आता है वो भी मैं आपको लिखवा देता हूँ। यहाँ पे हेडिंग हम लिख लेते हैं कि पेपर में किस तरह से सवाल आ सकता है हमारे पास। आपके पास बेसिकली हम करने के वाले हैं इसमें हम जो लास्ट टॉपिक के अंदर हमने प्रेशर का एक रिलेशन बनाया था कि गैस मॉलिक्यूल्स का प्रेशर के साथ काइनेटिक एनर्जी का क्या रिलेशन होता है, वो भी देखा था हमने। और हमारे पास अब हमने टेम्परेचर की वजाहत करनी है कि अगर टेम्परेचर किसी गैस का बढ़ता है या गैस का टेम्परेचर कम होता है तो उसके साथ क्या होगा, उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या होगा। ठीक है, तो हमारे पास इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर हम स्टार्ट करने लगे हैं। अब इसको देखते हैं हमारे पास इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर में कि आपके पास एक क्वेश्चन किस तरह से आता है। इसको मैं लिख देता हूँ। ये सवाल इस तरह से भी आ सकता है आपके पास कि प्रूव डैट temperature is directly proportional to average translational kinetic energy of gas। ठीक है, और अगर हम इसकी हेडिंग बना लें तो हमारे पास इस तरह से भी हो सकता है कि हमने प्रूव करना है कि टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके दी, काइनेटिक एनर्जी के गैस की। ठीक हो गया जी। तो ये आपके पास क्वेश्चन है जिसको हम करना चाहते हैं, और इसके लिए जो हमें प्रेशर की इक्वेशन है उसको ही सॉल्व करेंगे। और प्रेशर की इक्वेशन कहाँ तक हमने पढ़ी थी उसको लिख लेते हैं जिसको हमने सॉल्व करना है। हमारे पास प्रेशर की इक्वेशन थी P इज इक्वल टू 2/3 N/V ½ mv²। ठीक है, अगर आपको याद हो P इज इक्वल टू 2/3 N/V, जहाँ पे हमने M/V को N नोड का नाम भी दिया था, जिसका क्या मतलब था कि ये नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है, और हमारे पास इसके अंदर आ जाती थी ½ mv², जिसको यहाँ पे मैंने काइनेटिक एनर्जी से भी शो किया था। ठीक है, तो ये वो फॉर्मूला है जिसको मैं यूज़ करना चाहूँगा यहाँ पे। कैसे ये आप देखेंगे अभी। इसको मैं नाम दे देता हूँ अपनी इक्वेशन ए का। ठीक है, हम वजाहत कर रहे हैं बेसिकली टेम्परेचर की कि टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन लेते हैं। एक बात आपके जहन में अच्छी तरह याद रहे, हमारे पास दो तरह की गैसेस को हम डिस्कस कर सकते हैं, दो तरह से। एक हम आइडियल गैसेस की तरह डिस्कस कर सकते हैं, और एक हम इनको रियल गैसेस की तरह जो है ना डील कर सकते हैं। हम यहाँ पे चैप्टर में जो देख रहे हैं वो हम आइडियल गैसेस का बिहेवियर देख रहे हैं। ठीक है, रियल गैसेस थोड़ा सा अलग बिहेव करती हैं, उसमें कुछ अलग चीज़ें आती हैं, आप आगे भी जाके देखेंगे। तो हम यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ आइडियल गैसेस हैं। तो हम अगर आइडियल गैस इक्वेशन देखें, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है जी। आइडियल गैस इक्वेशन हमारे पास याद है ना, आपको केमिस्ट्री में पढ़ी हुई है, PV इक्वल्स टू nRT। ठीक है, आपके पास कैपिटल T लिख लेते हैं, PV इज इक्वल टू nRT। अब यहाँ पे डिफरेंट टर्म्स क्या हैं, जल्दी से हम इनको मेंशन कर लेते हैं कि आपके पास यहाँ पे P जो है, P क्या है, प्रेशर ऑफ गैस। ठीक है, हमारे पास V क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस। ठीक है, N क्या है जी हमारे पास, N हमारे पास है, हमारे पास नंबर ऑफ मॉल्स। ठीक हो गया, जिसको हम NA से रिप्रेजेंट करते हैं, एवोगाड्रोस नंबर के हवाले से। ठीक है, नंबर ऑफ मॉल्स है आपके पास, और इसको मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ कि आपके पास N किसके बराबर है। चलें, इसको N इज इक्वल टू N/NA। ठीक है, एवोगाड्रोस नंबर हमारे पास नंबर ऑफ मॉल्स। अगर मैं इस पूरे को लिखूँ तो ये क्या है, मेरे पास नंबर ऑफ मॉल्स हैं गैस के अंदर कितने हैं। ठीक हो गया जी, हमारे पास N भी आ गया। R क्या है हमारे पास, R हमारे पास यूनिवर्सल या आइडियल गैस कांस्टेंट है। ठीक है, यूनिवर्सल गैस
कांस्टेंट। ठीक, अब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है हमारे पास, इसकी वैल्यू हमारे पास होती है कितनी होती है हमारे पास 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। यहाँ पे लिख भी रहा हूँ मैं 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, ये हमारे पास आर की वैल्यू आ गई। ठीक, ये लें जी, ये आर हो गया हमारे पास। टी हमारे पास क्या है, टी हमारे पास है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है जी, तो हमारे पास ये सारा जो है ना हमने लिख लिया कि हमारे पास यहाँ पे आइडियल गैस इक्वेशन में क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे हम इनको आगे देखने वाले हैं। ये है जी, तो ये हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन की सारी जो हमारे पास चीज़ें हैं वो लिखी हुई हैं आपके पास, आपके सामने। ठीक है, अब हमने इसको क्यों लिखा, हमने इसके लिहाज से थोड़ा सा जो है ना डील करना था इसे। ज़रा देखें, मैंने कहा n किसके बराबर है, n/na। ठीक है, तो मैं अगर इसकी जगह रिप्लेस कर दूं PV, और यहाँ पे हम लिख भी लेते हैं एज n इज इक्वल टू n/na के बराबर है। ठीक है, तो PV लिखा जा सकता है PV इज इक्वल टू n/na r इंटू टी। ऐसा ही है ना, n की जगह रिप्लेस कर लें अगर ये वैल्यू। और अगर इसको मैं थोड़ा बेहतर करके लिखूं तो मेरे पास यही PV कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, PV इज इक्वल टू मेरे पास n r/na। ठीक है, और साथ क्या आ जाएगा T। ये r/na मैंने क्यों इसको अलग किया, बेसिकली ये भी हमारे पास क्या है, एक कांस्टेंट है जिसको हम नाम देते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का। ठीक है, वैल्यू मैं इसकी आपको लिखवाता हूँ, तो लेकिन पहले लिख लेते हैं इसको, हम k के बराबर लिखते हैं, k इज इक्वल टू r/na। और ये हमारे पास क्या है जी, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 हमारे पास जूल पर केल्विन। ठीक है, तो इसकी वैल्यू को भी याद रख लेते हैं कि जी ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू कितनी है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है। ठीक है, ये लें। अब हमारे पास लिहाजा इस जगह की जगह r और na की जगह मैं रिप्लेस कर सकता हूँ किसे, k को। अगर मैं रिप्लेस कर लूँ तो यहाँ पे PV इज इक्वल टू NKT। ठीक है, चलें पहले इसकी हेडिंग लिख लेते हैं छोटी सी, बाय रिप्लेसिंग k इज इक्वल टू r/na। ठीक है, r/na की जगह हमने k और r/na लिखना है, k लिखना है उसकी जगह। PV इज इक्वल टू NKT। ये हमारे पास रिलेशन है जिसको हम यूज़ करेंगे और इसको हम नाम दे देते हैं जी हमारी इक्वेशन B का। ठीक है, अब हम अपनी इक्वेशन A को देखते हैं ज़रा जल्दी से। फ्रॉम इक्वेशन A हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन A कुछ क्या बन रहा है हमारे पास रिलेशन। इसको मैं एक काम करता हूँ, V यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इसको दूसरी साइड पर लेके जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो मेरे पास ये रिलेशन बनेगा PV इक्वल्स टू 2/3 n ½ mv²। ठीक है, V खत्म हो गया। V किसके बराबर है यहाँ पे, PV हमारे पास किसके बराबर है, PV तो ये वाली टर्म है हमारे पास, ये किसके बराबर हमने किया है प्रूफ, NKT के बराबर। ठीक है, तो PV की जगह अगर हम NKT लिख दें कोई मसला तो नहीं है हमारे पास। तो NKT इक्वल्स टू 2/3 आपके पास n ½ चले मैं इस साइड पे आ जाता हूँ, हम इस साइड से देख लें, ½ mv²। ठीक है जी, अब ज़रा यहाँ से देखें हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास ये वाला n इस वाले n से कैंसिल है। ठीक है, और बाकी हमारे पास k मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो t बराबर आ जाएगा किसके, t इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, k। ठीक है, k नीचे क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आके डिवाइड होगा हमारे पास, और साथ आ जाएगा ½ mv²।
ठीक है बेटा जी, यहाँ तक हमारी बात हो गई। अब ज़रा यहाँ पे देखते हैं, हमारे पास 2 क्या है कांस्टेंट, 3 क्या है कांस्टेंट, के क्या है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, तो अगर हम इस कांस्टेंट को लिख लेंगे कि ये चीज़ कांस्टेंट है, तो हमारे पास एस 2/3k इज कांस्टेंट। सो अगर ये कांस्टेंट है आपके पास सारी चीज़, तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास इसको लिखा जा सकता है हमारे पास कि जी t बराबर है, t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी और कांस्टेंट को ख़त्म कर रहे हैं हाफ एम वी स्क्वायर के। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपके पास हाफ एम वी स्क्वायर क्या था जी, हाफ एम वी स्क्वायर था काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से हमारे पास इंटरप्रेट हो गया टेम्परेचर की वजाहत होगी। क्या वजाहत हुई कि हमारे पास टेम्परेचर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस के। ठीक है, जिस तरह हमने प्रेशर को देखा था ना, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था गैस के, यानी प्रेशर बढ़ाते थे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती थी। यहाँ पे अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमारे पास गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, वो ज़्यादा स्पीड से मूव करना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और उनकी क्लेज वगैरह भी बढ़ेंगी हमारे पास। लिहाजा यहाँ पे हमने सीधी सी बात की कि हमारे पास टेम्परेचर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जी किसके, हमारे पास काइनेटिक, आपके पास टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है काइनेटिक एनर्जी के। हम लिख सकते हैं यहाँ पे, टेम्परेचर कंक्लूजन है कि हमारा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी लिख लें, ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हमने यही प्रूव करना था, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस। ये लें जी, ये हमारे पास आ गया इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। अब अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं हम। अगला टॉपिक हमारे पास क्या है जी, हमने गैस के कुछ लॉज हैं, बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ, उनको काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के हवाले से प्रूफ करना है। ठीक है, मैं पहले स्टेटमेंट लिख लूँगा, फिर उसके बाद जो है ना मैं वो प्रूफ करता जाऊँगा। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, हमारे पास ये टॉपिक हमारा कंप्लीट है यहाँ पे। तो पहला लॉ जो हम पढ़ेंगे वो हमारे पास क्या है जी, बॉयल्स लॉ। ठीक है, बॉयल्स लॉ हम प्रूफ करेंगे अब यहाँ से, आप पहले पढ़ चुके हैं इसको। तो यहाँ तक एक इजी चैप्टर है आपके पास, आगे ये चैप्टर बहुत इजी है, बस थोड़ा सा लगा हमारी बाकी फिजिक्स से। ये आपको अभी तक अंदाज़ा हो गया होगा कि इसमें हम, क्योंकि गैसेस का बिहेवियर सारा डिस्कस करनी है, आप ये कुछ चीज़ें केमिस्ट्री में पढ़ के आए हैं पहले। ठीक है, तो हमारे पास इसको सिर्फ आप एक तरह से रिकॉल कर रहे हैं चीज़ों को। तो हमारे पास अब जो हम पढ़ने लगे हैं, 2 लॉज हमने पढ़ने हैं, फिर हमारा लेक्चर ये जो है अपने कंक्लूजन की तरफ जाएगा। वो कौन सी 2 चीज़ें पढ़नी है, पहले सबसे हम पढ़ते हैं बॉयल्स लॉ। अच्छा जी, तो बॉयल्स लॉ पढ़ना है, इसकी स्टेटमेंट पहले मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, और उसके बाद जो है ना मैं यहाँ पे लिख दूँगा बॉयल्स लॉ, और इसकी स्टेटमेंट मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फिर उसके बाद इसको प्रूफ करते हैं हम। बॉयल्स लॉ कहता है द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस, कहता है आपके पास गैस का जो वॉल्यूम है एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, कहता है टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रखना है। ठीक है, इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अप्लाइड टू द गैस, कहता है वॉल्यूम जो है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके जी, प्रेशर के। तो इसको देख लेते हैं हम, पहले हम इसकी स्टेटमेंट को लिख लेते हैं जी, द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन गैस, द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन गैस, ऑफ गिवन गैस लिख लेते हैं, ऑफ गिवन गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर is inversely proportional to वॉल्यूम ऑफ गैस। ठीक है जी, ये लें जी, ये इसकी स्टेटमेंट हो गई। वॉल्यूम नहीं हमने लिखना था, प्रेशर ऑफ गैस। ठीक है, हमारे पास प्रेशर ऑफ गैस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ अ गिवन गैस विद कांस्टेंट टेम्परेचर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अप्लाइड और टू द गैस। तो हमारे पास अब इसको प्रूव करने के लिए हम अपनी गैस इक्वेशन को यूज़ करेंगे, जो क्या थी हमारे पास प्रेशर की इक्वेशन थी, किसके बराबर थी, P इज इक्वल टू एस
हम इसको प्रूफ करते हैं। डेरिवेशन या आप लिख लें प्रूफ, ठीक है। एज P इज इक्वल टू किसके बराबर था 2/3, अभी हम पढ़ के n/v, ठीक है, इनटू हाफ m² लिख लें या काइनेटिक एनर्जी लिख लें, आपकी मर्जी है, ठीक है। इसके बराबर था। ज़रा यहाँ पे देखें v डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे लेके जाते हैं तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो PV इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया 2/3, आपके पास n/v काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे देखें आपके पास टेम्परेचर क्या है, हमने जी कांस्टेंट रखना है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं एज टेम्परेचर इज कांस्टेंट, ठीक है। टेम्परेचर क्या रखा है जी हमने कांस्टेंट रखा है, और हमारे पास टेम्परेचर चूँकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है काइनेटिक एनर्जी के, अभी अभी हमने देखा, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी इसके लिहाज से कांस्टेंट होगी, ठीक है। 2/3 n/v तो पहले ही कांस्टेंट, आपके पास v यहाँ से खत्म हो गया, सॉरी v तो दूसरी साइड पर चला गया था। हमारे पास 2/3, आपके पास n क्या है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये भी कांस्टेंट होंगे, तो हमारे पास एंड आपके पास 2/3 n इज ऑल्सो कांस्टेंट। तो अगर हम कांस्टेंट्स को ख़त्म करें तो हमारे पास एक प्रोपोर्शनलिटी आ जाएगी आपके पास, PV इज इक्वल टू, हम सारे को लिख सकते हैं कि इसके बराबर है कांस्टेंट के बराबर पहले, क्योंकि सारी चीज़ हमारे पास कांस्टेंट आ रही है, ठीक है जी। तो हमारे पास यहाँ तक बात हुई कि टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट हो गई, और ये तो पहले ही हमारे पास क्या है कांस्टेंट है। तो PV इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया कांस्टेंट के। अगर देखें हम कांस्टेंट देख रहे हैं, कांस्टेंट को की जगह मैं v मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पर डिवाइड करूँ, कोई मसला तो नहीं है, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय v, कांस्टेंट का खत्म करो प्रोपोर्शनलिटी आ जाएगी। तो प्रेशर यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ गया हमारा किसके वॉल्यूम ऑफ द गैस के। तो यही हमने कहा था कि वॉल्यूम ऑफ द गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, वॉल्यूम ऑफ द गैस क्या होता है आपके पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके प्रेशर के। यानी अगर मेरे पास यहाँ पे एक सिलेंडर है, ठीक है, इसका कुछ खास प्रेशर है P और इसका एक खास वॉल्यूम है V, ठीक है, मैं यहाँ पे V लिख लेता हूँ, यहाँ पे प्रेशर को P लिख लेता हूँ। तो जैसे ही आप प्रेशर बढ़ाएंगे, तो प्रेशर बढ़ाएंगे जब आप, तो क्या होगा इसका वॉल्यूम, प्रेशर हमने इंक्रीज़ किया, वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका, वॉल्यूम इसका डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। आप खुद देख सकते हैं प्रेशर लगाने से चीज़ें कम होती हैं, उनका वॉल्यूम कम होता है, तो प्रेशर बढ़ाने से हमारा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब इसी तरह से एक छोटा सा हमारे पास लास्ट लॉ है, चार्ल्स लॉ, ठीक है, और ये हमारे लेक्चर की लास्ट चीज़ होगी चार्ल्स लॉ। इसकी भी पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं। कहता है कि हमारे पास द वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। कहता है वॉल्यूम जो है ना हमारे पास गैस का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के प्रेशर को अगर कांस्टेंट रखें तो, व्हेन द टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट। तो इसको जल्दी से लिखते हैं हम, द वॉल्यूम ऑफ द गिवन गैस the volume of the given gas is directly proportional to temperature while keeping pressure constant, ठीक है जी। ये इसकी स्टेटमेंट हो गई जिस तरह हमने उसकी लिखी है इसी तरह। अब इसके डेरिवेशन में हम देखते हैं क्या चीज़ें आएंगी हमारे पास। तो इसकी डेरिवेशन जी वहीं से शुरू करते हैं हम। आपके पास P इज इक्वल टू 2/3 n/v, आपके पास साथ क्या था हाफ mv² या काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। चूँकि काइनेटिक एनर्जी लिखना ज़्यादा आसान है, हम इसको काइनेटिक एनर्जी में लिख लेते कि जी काइनेटिक एनर्जी, ठीक हो गया। अब देखें हमारे पास प्रेशर क्या रखना है, हमने कांस्टेंट रखना है। तो यहाँ से प्रेशर कांस्टेंट अगर अभी रख लूँ थोड़ा मसला होगा, इसलिए मैं V को रिप्लेस करता हूँ, V इधर ले आता हूँ और P को इधर, तो ये हो जाएगा 2/3 n/p, साथ आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब देखें यहाँ पे
हमारे पास 2/3 कांस्टेंट है, एन ओवर पी आपके पास प्रेशर उसमें क्या है, कांस्टेंट है, एज प्रेशर इज कांस्टेंट। ठीक है, प्रेशर क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है जी। 2/3 और एन ओवर वी तो वैसे ही कांस्टेंट है, 2/3 एन इज आल्सो कांस्टेंट। ठीक हो गया। तो सेम उसी तरह से हमारे पास बाकी क्या बचेगा, हमारे पास बाकी चीज़ बचेगी कि आपके पास वॉल्यूम जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके जी, प्रोपोर्शनलिटी देखें तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके जी, काइनेटिक एनर्जी के। ठीक है, और अगर हम देखें तो हमने एक चीज़ पढ़ी हुई है कि हमारा टेम्परेचर भी जो होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एज वी नो दैट टेम्परेचर इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। यानी अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो हमारा वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, अब ये देखें अगर ये दोनों एक दूसरे का एक मिरर इमेज है, अगर ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है काइनेटिक एनर्जी के, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल काइनेटिक एनर्जी के, सो आपके पास वॉल्यूम भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, टेम्परेचर के। ठीक है, तो ये हमारे पास ये रिलेशन आ गया जो हमने प्रूव करना था चॉल्स लॉ में, और ये हमारे पास दोनों लॉ बहुत आराम से प्रूफ हो गए। ठीक है जी, तो यहाँ तक इसको रखते हैं आज, हमारे पास ये कंप्लीट हो गया। तो हमारा ये जो हमारे पास प्रेशर ऑफ गैस का जो था, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, और प्रेशर ऑफ गैस से आगे जितना हमारे पास गैसेस के बारे में बात थी वो कंप्लीट हो गई है। अब हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम इंटरनल एनर्जी को डिस्कस कर सकें। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इंटरनल एनर्जी को डिटेल से डिस्कस करेंगे कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है। थोड़ा सा चैप्टर रह गया, ठीक है, आप ध्यान से लेक्चर्स को सुनते जाएं। यहाँ तक डेरिवेशन पार्ट था, इसको सॉल्व कीजिए ताकि आपके ग्रिप हो इस पर। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। फ़ी मान अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।